तो देखो, फ्रॉम जीरो टू हीरो बैच फाउंडेशन बैच हम लेकर आए हैं तुम्हारे तुम्हारे लिए। ये हमारा बेसिक बैच है जहाँ पे आप जीरो से बिल्कुल हीरो बनेंगे। मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे इसमें। फॉर JEE नीट एंड +2 एस्पायरेंट्स, जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए, और साथ में +2 का भी आपका सिलेबस कवर्ड होगा जिसमें 11th और 12th कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिजी एग्जाम, और मैं हूं आपके साथ रवि गुप्ता। तो पहले हम देखते हैं कोर्स कंटेंट क्या है, कि हमें क्लास 11th में क्या कवर करना है। तो मैं एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ कि हमें क्लास 11th में क्या कवर करना है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं। बेसिकली हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। 7th चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। फिर रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम कवर करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। नेक्स्ट वन इज योर हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे बेसिकली, और आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन्स, एंड लास्ट वन इज योर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है। तो इतने टॉपिक्स हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो बेसिक टू एडवांस बिल्कुल आपको चलना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में। मैटर, बेसिकली मैटर का डेफिनेशन क्या है, स्टेट्स कितने हैं मैटर के, क्लासिफिकेशन क्या है मैटर्स के, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, एसआई यूनिट्स क्या है, और लास्ट में पढ़ेंगे लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबको पता है मैटर क्या है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बिल्कुल बेसिक क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, जब क्लास 5th 6th में थे तब से पढ़ते आ रहे हो कि वो सब कुछ, एनीथिंग, और वो सारा सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसके पास मास हो, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है। तो बेसिकली मैटर का ये हमारा डेफिनेशन है कि एनीथिंग और एनी सब्सटेंस विच हैज मास और एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि आप पानी देख लो, वाटर को आप एक ग्लास में रखोगे, ग्लास भारी हो जाता है, मास है। वाटर को गिरा दोगे जमीन पे, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। गैस देख लो, गैस का एक एग्जांपल बताओ, जरा सोच के बताओ, कमेंट में बताना मेरे को जरूर। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, बैलून। जब बैलून को जब नॉर्मल तुम बाजार से खरीद के लाते हो तो बिल्कुल पिचका हुआ रहता है। जैसे माउथ से एयर देते हो उसमें, वो धीरे धीरे क्या होता है, फूलता जाता है और थोड़ा सा वेटेड हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या, गैस के अंदर भी मास, गैस में भी मास है, और वो गैस भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। आपके पास फिर चेयर है, चेयर इज अ सॉलिड। पेन, ये सब ईटीसी, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप अपने एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग्स में ऐसे देख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स है मैटर के। तो देखो बेसिकली स्टेट्स ऑफ, अब है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बेसिकली हमारे पास 3 स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तुम जानते आ रहे हो। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का आई डोंट थिंक कि फॉर्मूला डेफिनेशन बताने की जरूरत है, बट हम क्योंकि बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं इसलिए हम ईच एंड एवरी एक एक चीज पढ़ेंगे। जीरो टू हीरो आपको बनना है ना। तो सॉलिड का डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड व्हाट, सॉलिड। वो सारे ऑब्जेक्ट जिनका एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, और जिनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख लो, चेयर है, जिस चेयर पे आप बैठते हो, जो बुक आप पढ़ते हो, वो सब क्या है, सॉलिड है। कुछ ना कुछ वो स्पेस कवर करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, और उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। ठीक है। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड वो सारे ऑब्जेक्ट, वो सारे सब्सटेंस जिनका एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, बट उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। जैसे कि आप वाटर का एग्जांपल ले लो, ग्लास में पानी रखते हो ना, तो वो ग्लास का शेप ले लेता है। ठीक है। आप उसको बड़े से टब में रखो, वो टब का शेप ले लेगा। ठीक है। लेकिन ग्लास में रखोगे 1 लीटर पानी, वही पानी टब में रखोगे, शेप तो चेंज करेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम 1 का 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है। ऑयल है, अल्कोहल है, ये सारे एग्जाम्पल्स है आपके किसके, लिक्विड के। नेक्स्ट इज आवर गैस। तो गैस क्या है, सब्सटेंसेज विच हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। तो जिसके पास, जैसे अभी हम एटमॉस्फेयर में देखो, तो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो
होता क्या है कि आप इनटेक करते हो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो, तो आपको दिखता नहीं है ना वो एयर, कि ऑक्सीजन एक्चुअली आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, वो आपको दिखता नहीं है, बट वो अवेलेबल तो है। इस और हमें वो दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास ना ही एक फिक्स शेप है, ना ही डेफिनिट शेप है, और ना ही उसका डेफिनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम गैस। तो गैस के आपके पास एग्जांपल्स है, एयर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वन इज आवर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देखो मैटर तो बहुत सारे हैं ना, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड में भी बहुत सारे सॉलिड्स हैं आपके पास। सॉलिड में चेयर हो गया, सॉलिड में स्पंज हो गया। स्पंज जैसे कि साइकिल की सीट जो होती है, तो उस वो गद्देदार होती है, ठीक है, या फिर बाइक वगैरह की जो सीट होती है वो गद्देदार होती है। तो तुमने कभी सोचा है कि वो गद्देदार क्यों होती है? तो कभी वो पुराना हो जाए, कभी फट जाए तो देखना। वो स्पंज होता है, वो भी एक तरह का सॉलिड है। हम उसे एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं बेसिकली। क्लास 12th में हम पढ़ेंगे वो सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो सॉलिड भी बहुत तरह के होते हैं, लिक्विड में भी वेरियस टाइप के लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, गैसेस में भी, तो हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं बेसिकली। तो हमने यहाँ पे मैटर का क्लासिफिकेशन किया है। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में। ठीक है, मिक्सचर को फर्दर हमने डिवाइड किया है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंसेस को हमने फर्दर डिवाइड किया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर क्या है, तो इसको हम सब कवर करेंगे अगले स्लाइड में। ठीक है, तो देखो सबसे पहला तो हमारे पास है मिक्सचर का डेफिनेशन। व्हाट इज मिक्सचर? ठीक है, बहुत जरूरी है ये चीज समझना। मिक्सचर क्या है? अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मिक्सचर और कंपाउंड्स में कि सर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चीज है। कोई भी वैसे दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस, ठीक है, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं इन एनी रेशियो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में वो एक दूसरे के साथ अगर एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा मिक्सचर कहलाता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एक काम करो, एक गिलास पानी ले लो और बालू ले लो, सैंड, ठीक है, और उसको ना मिला दो। तो तुमने मेरे से पूछा नहीं, और बालू और पानी मिला दिया, ठीक है, तो मैंने कहा कि ये क्या बना? तुम बोलोगे ये तो मिक्स हो गया। ये मिक्स नहीं होता है, मतलब मिक्सचर बन गया ये एक तरह का। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कितना बालू लाए थे? तुमने कहा पता नहीं, थोड़ा सा लाया था उठा के। अच्छा, तो जो भी बना वाटर और सैंड के मिलने से, वो एक तरह का मिक्सचर बना, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो किस तरह का, कितना रेशियो है, कितना सैंड है, कितना वाटर रिया है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिक्सचर का जो रेशियो होता है वो कोई भी रेशियो हो सकता है, एनी रेशियो। ठीक है, अब देखो मिक्सचर का कोई भी रेशियो हो सकता है, तो ये आपका चला जाता है हेट्रोजीनियस में। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस। और एक बार मैंने कहा आपसे कि एक काम करो, 1 लीटर ग्लास में 1 लीटर पानी ले लो एक ग्लास में, और थोड़ा सा लगभग 100 ग्राम के आसपास चीनी ले लो, और फिर उसको मिलाओ। तो तुमने क्या किया? 1 लीटर वाटर के साथ 100 ग्राम शुगर को ऐड किया। इसका मतलब कि तुमने वाटर की क्वांटिटी और शुगर की क्वांटिटी दोनों फिक्स रेशियो में रखी। मैंने कहा कि इन दोनों को फिक्स रेशियो में रखो और अच्छे से घुलाओ। तो कुछ देर के बाद क्या पता चलता है, जो शुगर है तुम्हारा उस वाटर में पूरी तरह से सॉल्यूबल है, पूरी तरह से घुल चुका है। ठीक है, और तुम्हें शुगर अब दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एग्जांपल हमने लिए, एक शुगर और वाटर का, और दूसरा एग्जांपल हमने लिया सैंड एंड वाटर का। तो सैंड एंड वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे थे, लेकिन शुगर एंड वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं। तो इसी पे हमारा बेस्ट है मिक्सचर का अगला दोनों टाइप, जिसमें पहला है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहता है? देखो, अ मिक्सचर विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स थ्रू आउट द बल्क ऑफ इट। मतलब जो हमारा मिक्सचर का बल्क मतलब होता है ना, कि जो आप लेके चल रहे हो, जो भी सॉल्यूशन या जो भी आप जिस भी कंटेनर में लेके चल रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं
आपके सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के। हम आगे पढ़ेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है, हालांकि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो बेसिक चीज, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है बेसिकली। तो उनका जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना शुगर और वाटर का, जिसमें शुगर पूरी तरह से वाटर में जाके मिक्स हो चुका था, अच्छे से मिक्स हो चुका था। अब ये शुगर और वाटर में आपको पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने शुगर डाला भी है या नहीं डाला, ये पूरी तरह से मिक्स हो चुका था, ठीक है। तो वैसे मिक्सचर जो कि पूरी तरह से एक दूसरे में घुल जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हिंदी में इसे बोलते हैं घुलनशील, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि सैंड एंड वाटर, एक और एग्जांपल हो सकता है सॉयल एंड वाटर। सॉयल एंड वाटर, सॉयल एंड वाटर का मतलब क्या, आप मिट्टी मिला दो पानी में, क्या वो कभी पूरी तरह से घुलेगा, नहीं, मिट्टी बैठ जाएगा जमीन पे, वाटर की जमीन पे, ठीक है। तो वैसे मिक्सचर जिनके पास जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो आप बेहिचक कमेंट करो, ठीक है, एंड वी विल हेल्प यू आउट, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड कहता है आपका प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार ये टॉपिक है। प्योर सब्सटेंसेस क्या कहता है आपका, देखिए जरा, नाम से ही पता चल रहा है ना, प्योर, शुद्ध सब्सटेंसेस, वस्तुएं या जो भी है। तो प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है कि कोई मिलावट नहीं होती है, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, बिल्कुल प्योर है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मिलावट नहीं होती है, बिल्कुल प्योर है, इसका मतलब कि जितने भी उसके एटम्स होंगे, जितने भी उसके पार्टिकल्स होंगे, वो सब के सब एक जैसे होंगे। ये चीज समझ में आ रहा है? तो इसका डेफिनेशन भी वही है, वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, जिनका एक फिक्स कॉम्पोजिशन हो, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना उनका एक फिक्स कॉम्पोजिशन होता है और सबके सब एक जैसे होते हैं। जैसे कि देखो, आपका ये कॉपर है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कॉपर है, ये आपका सिल्वर है Ag। तो एक फिक्स कॉम्पोजिशन में ये दोनों के दोनों एक फिक्स कॉम्पोजिशन में आपके अवेलेबल रहेंगे। फर्दर इनको हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स क्या होता है, जो सिर्फ एक टाइप के एटम को कंसिस्ट करता हो। जैसे कि देखो, हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन है इसमें, नाइट्रोजन है, सिर्फ नाइट्रोजन है इसमें, ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन है इसमें, सोडियम है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम है इसमें, ठीक है। तो इसमें कोई और मिलावट नहीं है। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, क्लोरीन है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन है इसमें, फ्लोरीन है, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन है, और कुछ है ही नहीं। तो ये सब के सब क्या है, आपके एलिमेंट है। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, तो क्लास 9th में ये बेसिक बिल्कुल पढ़ चुके हो, बट ये आपके 11th में है, तो ये बेसिक एक बार फिर से आपको रिवाइज करना जरूरी है, तभी आगे हम अच्छे से और भी अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे पता है आप भूल जाते हो पुरानी बातें, ठीक है। तो देखो, कंपाउंड्स क्या है, जब दो या दो से ज्यादा एटम क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एक डेफिनेट रेशियो में, ठीक है, तब जो हमारा मॉलिक्यूल बनता है वो कंपाउंड बनाता है। जैसे कि देखो, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट मिलकर CO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट मिलकर यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है, समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करो, सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, हम जरूर आपका वहाँ पे आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड है फिजिकल चेंज पे, केमिकल प्रॉपर्टी बेस्ड है तुम्हारे केमिकल चेंज पे, ठीक है। तो डेफिनेशन आओ जरा हम देखते हैं पहले। द प्रॉपर्टी विच कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन, मेजरमेंट एंड आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंजिंग, ये वाला जो है ना, ये विदाउट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहना ये चाहता है कि आपकी वो सारी प्रॉपर्टी, आपकी वो सारी प्रॉपर्टी जो किसी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉम्पोजिशन को, उसकी मेजरमेंट को या उसकी आइडेंटिटी को बिना चेंज किए हुए आती है, उसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि कलर देखो, कलर चेंज होता है,
लेकिन उसकी प्रॉपर्टी वही रहेगी। ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, ठीक है, तो ऑर्डर स्मेल। मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है कमेंट बॉक्स में करके बताना, कमेंट करके बताना कितना होता है। बॉइलिंग पॉइंट बताना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है कमेंट करके बताना। तो ये सब जितने भी हमारे, ये सब जितने भी क्वांटिटी है, ये सब के सब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली कब होता है, जब हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक केमिकल चेंज आता है। देखो केमिकल चेंज इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, पता है ना इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? नहीं पता है तो जरा सुन लो यहाँ पे, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो चीज गया वो वापस आएगा नहीं, वो गया तो गया ही रह गया, ठीक है, गया तो गया ही रह गया। द नेम इटसेल्फ से इरिवर्सिबल, जो कि रिवर्सिबल नहीं हो, जो कि वापस आए नहीं, ठीक है। तो केमिकल चेंज बेसिकली वही होता है, जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी जलती है तो क्या होता है, क्या वापस से लकड़ी ऑब्टेन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, वही चीज है। तो एग्जाम्पल हम इसका क्या ले सकते हैं, कंबस्टिबिलिटी, ठीक है, एसिडिटी देखो, बेसिसिटी देखो, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। सारे एग्जांपल्स को एक एक करके हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी, सब मोल कॉन्सेप्ट में सब तुम्हें पढ़ना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक है। अभी आपको एक बार रिवाइज कराया जा रहा है कि एक्चुअली बेसिक आप भूल ना पाओ। नेक्स्ट है हमारा एसआई यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट्स बहुत जरूरी आपका एक पार्ट है आपके केमिस्ट्री का, ठीक है। अगर आप यूनिट भूल जाते हो, ठीक है, तो ये एक पाप है, महापाप। वो पाप आपको एग्जाम में करना नहीं है, ठीक है। तो उस पाप से बचने के लिए आओ हम जरा देखते हैं इस टेबल को। तो एसआई यूनिट, एसआई का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम है बेसिकली। तो इंटरनेशनली बहुत सारे कंट्रीज ने एक साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, एक ऐसा यूनिट हम तैयार करते हैं जो कि आप किसी भी कंट्री में जाके उस यूनिट का यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे इंडिया में यूज होता है क्या, तुम्हारे इंडिया में लेंथ को मेजर करने के लिए पुराने जमाने के लोग, ये आज भी कभी कहीं कहीं यूज होता है गज, 100 गज की दूरी पे, 200 गज की दूरी पे। लेकिन यही 100 गज और 200 गज आप अमेरिका में, इंग्लैंड में या दूसरे कंट्रीज में जाके बोलोगे, ठीक है, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा व्हाट इज गज। वो बोलेंगे व्हाट इज गज, क्या है गज, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ना सबने एक मीटिंग बैठाई इंटरनेशनली और उन्होंने एक ऐसा यूनिट निकाला कि भाई एक ऐसा यूनिट निकालते हैं ना हम, जो इंटरनेशनली बिल्कुल वैलिड हो। कहीं भी इसको आप बोलो, जैसे कि लेंथ मेजर करना है तो आप बोलो सीधा आई वांट 1 मीटर क्लॉथ, तो अमेरिका में भी आप 1 मीटर बोलोगे तो उसको समझ में आएगा कि हाँ ये लेंथ की बात कर रहा है। इंडिया में बोलोगे तो उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये लेंथ की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो बेसिक यूनिट जो हमारे पास है, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो ये कि हाउ मेनी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने नंबरिंग कर रखा है, टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं आपके, जिसमें पहला है लेंथ। लेंथ का सिंबल है ऐसा यूनिट का एम, एम का मतलब होता है मीटर। दूसरा है आपका मास, मास का सिंबल है केजी, केजी का फुल फॉर्म है किलोग्राम। नेक्स्ट है आपका टाइम, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं और इसका जो सिंबल है वो है एस। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं और इसका सिंबल है के। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं और इसका सिंबल है ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेजर करते हैं और इसका सिंबल है सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं और इसका सिंबल है एन। और यही हमारा अगला चैप्टर भी है, मोल, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए ये चीज याद रखना कि मोल, जब भी हम मोल लिखते हैं ना, तो हमारे मोल लिखने का मतलब ही होता है कि हमने कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया है, ठीक है। ये चीज क्लियर रहना चाहिए, इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूँ अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, जरा सोचो खुद में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आंसर मत देखो अभी, आंसर तो मैंने लिख रखा है, बट आप एक बार सोचो खुद में कि मास और वेट में क्या अंतर है। लोग जाते हैं ना मार्केट में, बोलते हैं कि भाई एक काम करो, 1 केजी आलू दे दो, 1 केजी प्याज दे दो, ठीक है, इसका मास बहुत ज्यादा लग रहा है, 1 केजी बहुत ज्यादा है, ऐसा करके लोग बोलते हैं कि ये 1 केजी बहुत ज्यादा है, बहुत भारी लग रहा है, बहुत बहुत वेटेड है। बट क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो देखो जरा, हम देखते हैं पहले, आंसर तो हम देखेंगे ही, आप आंसर के पीछे मत जाओ।
पहले हम देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली मास और वेट है क्या। देखो, मैंने सपोज किया कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक वुडन ब्लॉक है, बेसिकली एक लकड़ी का बना हुआ ब्लॉक है, ठीक है, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ ब्लॉक है। चलो, तो ये लकड़ी का जो बना हुआ ब्लॉक है वो इतना बड़ा है, बेसिकली ये आपका सरफेस है, और लकड़ी का बना हुआ ब्लॉक इतना बड़ा है। तो इसका जो भारीपन है, हेवीनेस है, ये पता चलेगा किस पे, कि इसके अंदर आपने अमाउंट कितना कंज्यूम कराया है, कितने अमाउंट का ये वुडन ब्लॉक है। जैसे कि आप क्रिकेट बैट खेलते हो ना, तो कभी कभी कोई बैट बहुत भारी रहता है, कभी कभी कोई बैट बहुत हल्का रहता है। क्यों? वो डिपेंड करता है कि किसी भी कोई जो भी हल्का बैट है या भारी बैट है, ठीक है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपने उस बैट को बनाने के लिए कितनी लकड़ी यूज की है, मतलब कि अमाउंट ऑफ मैटर कितना यूज किया है, वो होता है आपका मास, ठीक है। तो मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में कितना आपने मैटर, उसमें अमाउंट ऑफ मैटर दिया है, वो होता है आपका मास। जबकि वेयर एज वेट आपका क्या होता है कि आपकी ग्रेविटेशनल, ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है आपका, ठीक है, वो इस मास को कितने फोर्स से ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। समझ में आ रहा है? तो वेट और मास में बेसिक यही डिफरेंस है कि आपका ये जो अमाउंट ऑफ मैटर है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट रहता है, वो मास होता है। और वेट क्या होता है कि ग्रेविटी आपके उस मास को अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रही है, ठीक है, या फिर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। दिस इज नोन एज योर वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं इस क्वेश्चन को, फिर बाद में कोई पूछता है तो फिर उन्हें याद नहीं रहता, ठीक है, तो ऑकवर्ड पोजीशन, एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो इस चीज़ से बचना है और हमें पूरा बेसिक क्लियर करके चलना है। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बेहिचक जाओ कमेंट बॉक्स में और कमेंट करो कि सर ऐसा मेरे को दिक्कत है, कुछ समझ में यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल बेसिक था। अब जो जो ओरिजिनल इनिंग है हमारे मैच का, ठीक है, तो वो इनिंग हम स्टार्ट करते हैं विथ आवर गेस करो क्या, विथ आवर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखो, केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट कौन से बेसिस पे करते हैं, ठीक है, ये भी तो सोचना जरूरी है ना कि रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करेंगे, क्यों रिएक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कुछ भी उठा के रिएक्ट करा देंगे। तो वही सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उनके रिएक्ट करने का ना कुछ फिक्स लॉ होता है, उसी लॉज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं एक एक करके। जो हमारा पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसे दिया था एंटोनियो लेवोजियर ने, ठीक है। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किसने इंट्रोड्यूस किया था? एंटोनियो लेवोजियर ने। उन्होंने क्या कहा कि देखिए, दुनिया में जो भी आया है वो कभी ना कभी जाएगा, ठीक है, जो भी आया है वो कभी ना कभी जाएगा। जाएगा इन सेंस क्या, कि आपका जो मैटर है उसको ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है आफ्टर डेथ, बहुत लोग क्या करते हैं, उसको ब्यूड कर देते हैं, ठीक है, कॉफिन में। बहुत लोग हैं उसको क्या करते हैं, जला देते हैं बॉडी को। तो होता क्या है कि वो एनर्जी का वो है ना, बॉडी जैसे जैसे हमारी धीरे धीरे खत्म होती है, ठीक है, वैसे वैसे वो ना मिट्टी में मिलती जाती है, ठीक है, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमारे बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आप सिंपली देखो, आइस का एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, आइस एंड वाटर का एक एग्जांपल ले लो। तो हुआ क्या कि पहले हमारे पास एक आइस का स्लैब है, ठीक। अब हमने क्या किया, इस आइस के स्लैब को हमने मेल्ट किया,
मेल्ट करने के बाद क्या होता है, ये जो स्लैब है आपका बन जाता है वाटर। वाटर को वापस से हमने बॉयल किया और ये बन जाता है क्या, आपका वेपर बन के उड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पहला जो आपका ये आइस का स्लैब था, ये पहले लिक्विड बना और लिक्विड से वापस क्या बन गया, वेपर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे मास ना ही क्रिएट किया आपने और ना ही डिस्ट्रॉय किया। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ले इसका एग्जांपल। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखो इसको पहले मैं मिटा लूँ ताकि आपको थोड़ा सा जगह मिल जाए एग्जांपल दिखाने में। चलो देखो, चलो देखो, अब क्या है कि सपोज करो हमारे पास है कार्बन। हमारे पास क्या है, कार्बन। कार्बन कार्बन ने रिएक्शन किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना देगा ये CO2। ठीक है, CO2 बनाएगा। देखो यहाँ पे कार्बन का वेट कितना होता है, बोलो 12 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के 2 एटम है, एक का मास कितना होता है 16 ग्राम, तो दो का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो ये टोटल कितने हो गए, 44 ग्राम हो गया। ठीक है, ओके। कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, CO2। यहाँ पे देखो कार्बन का कितना हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 और ये कितना हो जाएगा टोटल 44 ग्राम। तो देख रहे हो, ये रिएक्टेंट भी तुम्हारा 44 ग्राम और प्रोडक्ट भी तुम्हारा 44 ग्राम। तो ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, जितना हमने लिया था उतना ही हमें प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसे दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, जिसे दिया था किसने, जोसेफ प्राउस्ट ने। तो ये हमारा क्या कहता है कि देखो, जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। जो भी हमारा कंपाउंड है वो हमेशा क्या करेगा, एक डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ वेट अपने साथ लेकर चलेगा। क्या कहने का मतलब है सर, समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, तो देखो समझते हैं। अब जैसे कि देखो, या तो तुम पानी नल से लो, ठीक है, या तो तुम वाटर को क्या करो, वाटर को या तो तुम नल से लो, या तो तुम वाटर को बरसात वाला पानी समझो, या तो तुम समुद्र से पानी ले लो। तीनों पानी यानी कि तीनों जो वाटर है, उस वाटर का तो फॉर्मूला H2O ही रहेगा, वो तो चेंज करेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि सर, जो वाटर में H2O मिला हुआ है, इसमें दो हाइड्रोजन रहना जरूरी है, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम रहना जरूरी है। मतलब कि ऑक्सीजन का 1 एटम का मास कितना 16, मतलब कि 18 ग्राम ही होगा हमेशा वाटर का फॉर्मूला। बोला कि हाँ, ये वाटर बनाना है तो आपको दो दो एटम ऑफ हाइड्रोजन लेना ही पड़ेगा और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, या तो आप सी वाटर लो, या तो आप नल का पानी लो, या तो आप रेन वाटर लो। तीनों का तीनों वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक हमें चाहिए उस कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा है डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, देखो, इफ टू एलिमेंट्स if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of a small whole number। थोड़ा लंबा है बट देखो इसको हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। ये क्या कहता है कि देखिए, आपको यहाँ पे दो एलिमेंट कंसीडर करना है, आपको यहाँ पे दो एलिमेंट कंसीडर करना है। आपने मान लिया CO2 कंसीडर किया, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट है, और एक और आपने कंसीडर किया, मान लीजिए CO। ठीक है, CO इज बेसिकली योर व्हाट, CO इज बेसिकली योर व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए, जब भी दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो जो मास होता है ना एक एलिमेंट का, इसको आप फिक्स रखो, इसका फिक्स रखो और दूसरे वाले मास को चेंज करो। तो दूसरे वाले मास को जब आप चेंज करोगे तो इनका जो रेशियो होगा ये हमेशा एक होल नंबर देगा। कैसे, जरा देखो, अभी हमने निकाला था ना कार्बन का कितना होता है 44, कैसे, कार्बन 12 ऑक्सीजन का 32 ऐड करके क्या आएगा 44। ठीक है, चलो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, दिस कार्बन इज ऑफ 12 ग्राम एंड दिस ऑक्सीजन इज ऑफ 32 ग्राम। ठीक है, ओके, मैं पेन चेंज कर लूँ पहले,
ओके, फिर है हमारा यहाँ पे कार्बन, देखो ये है 12 ग्राम, और ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 ग्राम। तो देखो यहाँ पे एक एलिमेंट आपका कांस्टेंट है, वो है कार्बन, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसके एटम्स चेंज कर चुके हैं। यहाँ पे 2 एटम था जिसकी वजह से इसका मास 32 आया, यहाँ 1 एटम था जिसकी वजह से इसका मास 16 ग्राम आया। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा इस 32 ग्राम का इस 16 ग्राम के साथ, ये बिल्कुल होल नंबर होगा, एक सिंपलेस्ट रेशियो होगा। वो कितना होगा 2:1। यही है हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसे किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। ये आपको याद रखना, एग्जाम में आता है कभी कभी। क्लियर है ये चीज? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा चौथा है, ये हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसने दिया था? जेरेमियस रिचर्ड ने दिया था। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, जरा देखो। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि जब व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन विथ अ न्यू third element, then the proportion in which they combine with each other will give a whole number ratio to the ratio of their masses when they combine with each other। बहुत लेंदी थोड़ा सा है ना इसका डेफिनेशन, तो हम इसको आसानी से समझते हैं। जरा देखो क्या है ये कहता है। क्या, एक काम करो, आप एक एलिमेंट लो हाइड्रोजन, दूसरा ले लो आप क्या, ऑक्सीजन ले लो, और इन दोनों एलिमेंट को, टू डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन कराओ विथ अ न्यू थर्ड एलिमेंट। एक तीसरे थर्ड एलिमेंट के साथ ना इसको क्या करो, कंबाइन करो। ठीक है, तीसरा थर्ड एलिमेंट सपोज कर लो तुमने कार्बन ले लिया, कार्बन के साथ तुमने इसे क्या करा दिया, कंबाइन करा दिया। ठीक है, तो ये इस कार्बन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, CH4, बेसिकली मीथेन, और ये क्या बनाएगा, CO2। ठीक है, तो कहता है देन द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर। तो जिस प्रोपोर्शन में ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जिस प्रोपोर्शन में ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था 4, 4 हाइड्रोजन एटम है तो 4 ग्राम होगा, और यहाँ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 2, तो इसका कितना ग्राम हो जाएगा, देखो ये 4 ग्राम है और ये 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो इन दोनों का रेशियो पहले हम निकालेंगे। 4:32 का रेशियो कितना आ जाएगा बताओ, 1:8। ओके, इसको हम रखते हैं सेपरेटली, जो होगा। ठीक है, ईच अदर विल गिव अ होल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ देयर मासेस व्हेन दे कंबाइन विथ ईच अदर। ये कहता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका जो रेशियो होगा वो उसके रेशियो के साथ, मतलब कि ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तब जो कंपाउंड तुम्हारा यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है तो ये 2, ऑक्सीजन 1 है तो ये 16, और इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1:8। तो इसका रेशियो और इसका रेशियो देखो, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये जो इसका रेशियो और इसका रेशियो है वो बिल्कुल एक सिंपल होल नंबर देगा, और देखो दोनों का रेशियो सेम हो गया। इसका मतलब कि ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। एक बार फिर से समझो ध्यान से। दो सेपरेट एलिमेंट हमने लिया, दो सेपरेट एलिमेंट जब तीसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है सेपरेटली, अलग अलग, ठीक है, तब दोनों ने एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। इसने किया CH4, इसने किया CO2। ओके, इन दोनों में एक तो कॉमन है तुम्हारा कार्बन। ठीक है, जब हाइड्रोजन इससे किया तो CH4 बनाया, ऑक्सीजन इससे किया तो CO2 बनाया। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 एटम थे इसलिए इसका मास 4 ग्राम, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम था इसलिए इसका मास 32 ग्राम। तो कहता है कि इन दोनों का जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा, इसका मतलब कितना 1:8, वो किसके रेशियो के साथ सिंपल होगा, इन दोनों के आपस का जो मास का रेशियो है उसके साथ बिल्कुल एक होल नंबर देगा। तो 1:8 बाई 1:8 कितना आ जाएगा, 1 आएगा। और यही जस्टिफाई करता है कि हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बिल्कुल सही है। यहाँ तक समझ में आया बिल्कुल? कोई भी डाउट हो बिल्कुल कमेंट करो, पूछो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गे-लुजैक लॉ। गे-लुजैक साहब ने क्या कहा था, देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट बेसिकली गैसियस, क्योंकि ये गैसियस वॉल्यूम्स लॉ है, एंड प्रोडक्ट्स, वो भी गैसियस होना चाहिए, विल बी अ होल नंबर। क्या मतलब कि देखो, उन्होंने कहा था कि भाई एक काम कीजिए, आप एक गैस ले लीजिए, सपोज किया N2 ले लिया, आप एक काम करो H2 ले लो, ठीक है, और आप करा दो, इसको बना दोगे तो क्या बना देगा NH3, इसको बैलेंस करो तो ये क्या हो जाएगा 2NH3, 2 नाइट्रोजन तो हो गया। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, देखो अब बैलेंस है।
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, आप अगर नाइट्रोजन का सपोज कर लो 10 ml लेकर चल रहे हो, ठीक है, तो बहुत ध्यान से रखना, ध्यान देना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ध्यान, बहुत ज़्यादा बारीकी से। नाइट्रोजन के आगे जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो इस 1 के लिए इसका वॉल्यूम है 10 ml, तो इस 3 के लिए इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 30 ml। तो इस 2 के लिए इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 20 ml। और इनका जो रेशियो होगा तीनों का बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, तो इसको रेशियो क्या करेंगे, 10, देखो सबसे छोटा कौन है इसमें, 10, 10 से डिवाइड कर दो, 1:3:2 के रेशियो में ये डिवाइड होंगे। समझ में आ रहा है? तो गे लुजेक ने कहा कि भाई देखिए, जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ जो रिएक्टेंट है, और जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ जो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये दोनों क्या देंगे आपको, एक होल नंबर देंगे। देखो ये सिंपलेस्ट होल नंबर है, इससे छोटा अब ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये कहा था हमारे गे लुजेक साहब ने। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है एवोगैड्रोस नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पढ़ेंगे गैसियस स्टेट चैप्टर में। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो वाज अ साइंटिस्ट। उन्होंने कहा था कि देखिए भाई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब आप प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं ना, तो इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि जितना वॉल्यूम आपके पास है, जैसे सपोज कर लो ये कंटेनर है, कंटेनर ये आपका सपोज कर लो 1 लीटर का, या 100 ml का मान लो, या 1000 ml का मान लो, चलो 1000 ml का ये आपके पास कंटेनर है, ठीक है। इसमें कुछ एक्स वॉल्यूम है, एक्स मॉलिक्यूल्स है, सॉरी, इसमें कुछ एक्स मॉलिक्यूल्स है। आप ना एक काम करो, प्रेशर और टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट कर रखा है, प्रेशर एंड टेम्परेचर को आपने कर रखा है कांस्टेंट। तो प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के बाद आपने सपोज कर लो कि ये 100 ml का था, ठीक है, तो इसमें आ गए एक्स मॉलिक्यूल्स। तो इसमें भी एक्स मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, ठीक है, इसमें भी एक्स मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, तब आपका ये जो वॉल्यूम है ये 100 ml होना चाहिए। बात को समझ रहे हो? अगर ये 100 ml ऑफ कंटेनर था और एक्स मॉलिक्यूल्स थे इसमें, तो इसमें अगर एक्स मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसका मतलब कि इसका जो वॉल्यूम है ये भी 100 ml का होना चाहिए, ठीक है। ये था एवोगैड्रोस नंबर। हम इसको और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे गैसियस स्टेट्स में, जहां आप पढ़ेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वो गैस लॉ है, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे बेसिकली इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमारा गैस लॉ है, जहाँ पे आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, ये गैस कांस्टेंट है, तो यहाँ देखो वॉल्यूम और मोल्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज करेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा यहाँ तक था हमारा फाइनल स्लाइड, और यहाँ तक था हमारा फाइनल टॉपिक आज का। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम इसके आगे पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा। एंड आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अच्छे से पढ़ाई की होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करो और सवाल पूछो हमसे, ठीक है। तो चलो अभी के लिए बाय, टेक केयर।